गुड मॉर्निंग ऑल। अब अपना चैप्टर चल रहा था थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 11 था ये। इसमें आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? टेम्परेचर पढ़ लिया है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हीट, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉज सेंसेशन ऑफ वार्मथ और कोल्ड, ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन है। टेम्परेचर को मेजर थर्मामीटर से करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इसका लोएस्ट फिक्स पॉइंट है, 100 डिग्री हाईएस्ट फिक्स पॉइंट है। 0 डिग्री सेल्सियस को आइस पॉइंट भी कहते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस को स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिवीजन होते हैं। मरकरी दिखता है थर्मामीटर में बिकॉज इट इज़ ओपेक, इसके आर पार नहीं दिखता, ये चमकीला होता है, बहुत शाइन करता हुआ दिखता है, ग्लास से स्टिक भी नहीं होता। ठीक है, ये रिलेशन आपने देख ही लिया था। और फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिवीजन होते हैं सेल्सियस के 100 के इक्वलेंट। प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली है, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एब्सोल्यूट जीरो किसे बोलते हैं? 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। हीट से एक्सपेंड होने को थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन लेंथ इज कॉल्ड लीनियर, एक्सपेंशन इन एरिया इज कॉल्ड एरिया एक्सपेंशन, और सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम बाय हीट इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में आपने सीखा था कि जो लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है ये वो किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा टी पर। प्रोपोर्शन हटाने पे अल्फा आ जाता था। वॉल्यूम में जो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा टी, और प्रोपोर्शन का साइन हटाने पे गामा आ जाता है। और एरिया में जो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, वो भी, और प्रोपोर्शन हटाने पे यहाँ पर बीटा आ जाता है। फिर आपने अल्फा बीटा गामा में रिलेशन पढ़ा। स्टार्टिंग आपने करी लेंथ से रिलेटेड इक्वेशन से, क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम वाला आंसर आ जाएगा और स्क्वायर कर देंगे तो एरिया वाला। प्रैक्टिकल एक्सपेंशन देखे थे आपने, हीट से चीज़ फैलती है इसलिए रेलवे ट्रैक के बीच में गैप रखते हैं। बॉटल के ऊपर का कैप अगर मेटेलिक कैप अगर टाइट हो जाए तो उसको गर्म पानी में डुबो देते हैं ताकि हीट से चीज़ फैलेगी और वो इजीली रिमूव हो जाएगा। आपने देखे होंगे टेलीफोन के वायर गर्मियों में ऐसे सैग हो जाते हैं, झूल जाते हैं, क्योंकि हीट के कारण वो फैल जाते हैं। चलिए अब अपन पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये पिछले थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर भी आपने पढ़ा था। क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? एक फॉर्मूले की मदद से इसको अपन जानेंगे। इसको स्मॉल लेटर सी में डिनोट करते हैं। ये क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाना है यूनिट डिग्री, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है किसका? 1 किलोग्राम सब्सटेंस का, तो जितनी हीट देनी पड़ेगी, जितनी हीट वो सब्सटेंस लेगा ताकि उसका 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लैंग्वेज देखिएगा एक बार। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री बढ़ाना है, 1 केल्विन बढ़ाना है, जो भी जितना भी अभी है उससे 1 बढ़ाना है, यूनिट बढ़ाना है, तो जितनी हीट वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा उसे बोलते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल पर केजी पर केल्विन। मतलब जूल ऐसे लिखते हैं, है ना, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। पर केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर पर केल्विन बढ़ने के लिए जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उसे बोलते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक वर्ड आता है हीट कैपेसिटी, इसको भी ध्यान रखना है। टेम्परेचर बढ़ने के लिए कितनी हीट ले रहा है, अब मास वास का इसमें रोल नहीं है, बस जो भी मास है, कितना भी मास है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, खाली ये बताना कि 1 डिग्री बढ़ने के लिए गिवन चीज कितनी हीट लेगा वो खिलाएगी उस गिवन चीज की हीट कैपेसिटी। कैपिटल एस से शो करते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट को स्मॉल एस से। तो क्या फॉर्मूला अपन ने सीखा इसका? स्मॉल एस भी लिख देते हैं, स्मॉल सी भी लिख देते हैं। ठीक है, कहीं पे स्मॉल एस मिलेगा, कहीं पे स्मॉल सी मिलेगा, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज यूज होती है। तो क्या फॉर्मूला सीखे अपन? टेम्परेचर में राइज करना है यूनिट मास का, तो कितनी हीट वो लेगा?
तो आगे देखिए अपन ये डेल्टा क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी फॉर्मूला है, बहुत यूज़ करने वाले हैं। सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर यहाँ पर मोल की बात चल जाए, पिछले चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में भी अपन ने सीखा था, मोल की बात चल जाए तो फिर यहाँ पर अपन है ना इसको कैपिटल सी लिखेंगे। वो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर यूनिट मोल का करना है तो कितनी हीट लेगा, ऐसे बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाल रहे हैं तो इसको सीवी बोलेंगे, और कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल रहे हैं तो इसको सीपी बोलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स आप चैप्टर रेफर कर सकते हैं इस पूरे टॉपिक के लिए, पुराना लेक्चर था थर्मोडायनेमिक्स, उसको देखें, वहां से भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन सीखेंगे कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री किसे बोलते हैं? कैलोरी किसकी यूनिट होती है? हीट की। ये ध्यान रखना है, 1 कैलोरी का मतलब 4.2 जूल होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने सीखा था, 1 कैलोरी का मतलब इतने जूल। तो कैलोरीमेट्री क्या है? कैलोरीमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ हीट। कैलोरी मतलब हीट की बात है, मेट्री मतलब मेजरमेंट, कैलोरी का मेजरमेंट मतलब हीट का मेजरमेंट। ठीक है, और जिस डिवाइस से अपन ये करते हैं उस डिवाइस का नाम होता है कैलोरीमीटर। अब देखिए कैसा होता है ये, इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम माना गया है, इसमें से सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं होती, ना मटेरियल। कंस्ट्रक्शन समझिएगा कैसा होता है ये। इसमें यहां पर एक वेसल होता है, ये मेटेलिक वेसल है, कॉपर का वेसल ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाहर यहाँ पर ग्लास वूल लगी हुई रहती है। ग्लास एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, उसका फाइबर्स होते हैं, उसे ग्लास वूल कहते हैं। ठीक बात। और इसके बाहर एक वुडन वेसल और है लकड़ी का। तो कुल मिला के अंदर की हीट तो बाहर जाने वाली है नहीं। और ये कैप है एक, ये भी वुडन है और इसमें भी ग्लास वूल लगा हुआ है। एक स्टीरर और होता है जिससे अंदर का कंटेंट को आप स्टेयर कर सकते हैं। एक थर्मामीटर लगा हुआ रहता है। ये ऐसा एक कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, वापस देख लें एक बार। ये मेटेलिक वेसल है एक, ठीक है, ये बाहर एक वुडन कंटेनर है, यहाँ पर ग्लास वूल और लगी हुई है। वुड और ग्लास वूल दोनों इंसुलेटर का काम करेंगे। ये एक लिड है, ढक्कन है, ये भी इंसुलेटर है। इसमें छोटा सा छेद है जिससे थर्मामीटर अंदर इंसर्ट करा हुआ है, और एक और बारीक छेद है जिससे स्टीरर डाल रखा है। ठीक बात। अब जिस भी सब्सटेंस के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि कितनी हीट ली इसने, तो उसको गर्म करके उस सब्सटेंस को इसमें डाला हुआ है। ठीक है, अब क्या होने वाला है? टेम्परेचर में चेंज होगा, स्टीरर से स्टेयर करते रहो। ठीक है, सपोज करो यहाँ पानी लेके बैठ गए आप, और एक हॉट आयरन की बॉल लाके इसमें डाल दी। तब हॉट आयरन की बॉल क्या करेगी? हीट को निकालेगी, और पानी उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो टेम्परेचर राइज होगा। तभी एक फॉर्मूला देखा था, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। मास वाटर का आपको खुद को पता है कितना वाटर यहाँ ले रखा है। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता होगी कि कांस्टेंट होती है हर चीज़ की। बस आपको ये टेम्परेचर में चेंज देखना है। जैसे ये टेम्परेचर में चेंज हो गया, मान लो कि इनिशियल था इसका टेम्परेचर, मान लो पानी का टेम्परेचर था 30 डिग्री, और ये हॉट आयरन की बॉल डाली तो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और जाके 60 पे कांस्टेंट हो गया। तो टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 30। या 30 रख देंगे तो कितनी हीट पानी ने ली 30 से 60 होने के लिए, वो पता चल गई।
तो ये डिवाइस है कैलोरी मीटर। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है चेंज इन स्टेट। आप स्टेट बदल सकते हो हीट और प्रेशर से। देखो सॉलिड होता है, हीट करोगे तो क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। लिक्विड को हीट करोगे तो वेपर बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। वेपर को कूल करोगे तो लिक्विड हो जाता है, इसे कंडेंसेशन। और लिक्विड को कूल करोगे सॉलिड बन जाएगा, इसे सॉलिडिफिकेशन। तो स्टेट चेंज हो सकती है टेम्परेचर में चेंजेस से, लेकिन साथ ही प्रेशर में चेंजेस से भी स्टेट बदल सकती है। आप गैस को प्रेशर देते हैं तो लिक्विड हो जाता है, एलपीजी नाम सुना होगा आपने। ठीक है, एक और देखना, ये मान लो ये आइस है अपने पास, इसके ऊपर ये थ्रेड लटका दिया अपन ने और यहाँ लोड लगा दिया, तो प्रेशर लगेगा तो ये ऊपर ऊपर की आइस पिघल जाएगी और ये वायर नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसे वायर नीचे आया ऊपर का ठंडा पानी वापस जम जाएगा, रीफ्रीजिंग हो जाएगी। लेकिन वायर के लोड के अंडर में जहां जहां पे लोड लग रहा है वहां की बर्फ पिघलती जाएगी और वायर नीचे होता जाएगा और वो बर्फ वापस से, वो लिक्विड जो हुआ है वापस से जम जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वायर इसमें से पूरा बाहर निकल गया और वापस बर्फ जम गई। तो क्या हुआ केस, कि आइस इस पे आपने लोड लगाया तो यहाँ से लोड प्रेशर लगाने से पिघल गया वो आइस और ये वायर नीचे हो गया। लेकिन जैसे प्रेशर हटा तो ऊपर का पानी वापस से जम गया अंडर द सेम कंडीशंस। दिस refreezing is called rigidation. When pressure is increased then object melt, जो मेल्ट होने वाला है वो मेल्ट हो जाएगा। And when pressure is removed then it again refreezes, वापस जम गया। This is called rigidation. कहाँ देखने को मिल रहा है ये ऐसा, एक तो बर्फ के साथ ये कर सकते हो, घर पे भी प्रैक्टिकल। एक स्केटिंग इसी कारण पॉसिबल है। ठीक है, ठंडी जगह पे स्केटिंग करते हैं ना तो इसी कारण पॉसिबल। पानी एक बहुत बड़े लुब्रिकेंट है, जैसे स्केट पे कोई खड़ा हुआ है तो ये दबाव के कारण ये नीचे का बर्फ पिघल जाती है थोड़ी थोड़ी, तो पानी पानी हो जाता है। अब वो स्केट करके आगे जाएगा, अब जैसे आगे गया तो यहाँ का पानी जो है वो वापस से सराउंडिंग की कंडीशन में जम जाएगा, रीफ्रीजिंग हो गई ना। तो प्रेशर था तो बर्फ पिघली, पानी बनी, और पानी एक लुब्रिकेंट है इसी कारण आराम से स्लाइड करा, और जैसे स्लाइड करा यहाँ का पानी वापस एयर के कांटेक्ट में आ गया, फ्री हो गया और वापस जम गया। तो दबाव से आइस पिघल गई और पिघलने से स्मूथनेस आई और ये स्केटिंग पॉसिबल हो गई, और वो स्केट हटा उस जगह से तो वापस वो पिघला हुआ पानी वापस सराउंडिंग की कंडीशन से जम गया। दिस इज कॉल्ड रीफ्रीजिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और अपन को ध्यान रखनी की पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ एयर का प्रेशर ज्यादा है, अच्छा बॉइलिंग होती कब है ये चीज ध्यान रखना, जब ये वेपर का प्रेशर और एयर का प्रेशर बराबर हो जाता है ना तब चीज बॉयल होने लग जाती है। बॉयल का मतलब उसका टेम्परेचर और नहीं बढ़ता। अगर बाहर से कम प्रेशर है तो यहाँ से भी कम वेपर प्रेशर से ही काम बन जाएगा, तो मतलब कम हीट देनी पड़ेगी, मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट। और बाहर से एयर प्रेशर ज़्यादा है तो वेपर को भी उसके बराबर लाने के लिए उतना प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा। ज़्यादा प्रेशर कैसे बनेगा, ज़्यादा हीट देनी मतलब ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो पहाड़ों पे जाते हैं तो चीज़ों का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है क्योंकि वहाँ एयर का प्रेशर कम है। तो एयर का प्रेशर कम है तो पानी 100 डिग्री आने से पहले ही उस बाहर के प्रेशर से बैलेंस हो जाता है, मतलब अब 80 पे उबलने लग गया। अब चीज़ें तो पकती कब है, जब 100 डिग्री मिलता है, तो वो तो 80-90 तक ही मिल रहा है, 100 तो मिल ही नहीं रहा, तो पकने में टाइम लगेगा। तो इसलिए प्रेशर कुकर में खाना बनाया जाता है पहाड़ों पे, ताकि अंदर स्टीम के अंदर आराम से पक जाए। सब्लिमेशन का मतलब तुम जानते ही होगे, किसी चीज़ को हीट करते हैं, सॉलिड को हीट करते हैं तो डायरेक्ट वेपर में बदलना, इसे सब्लिमेशन कहते हैं। कैम्फर, ड्राई आइस, इसमें ऐसा ही होता है। ठीक है, पीडीएफ दे रखा है आपको, पीडीएफ से आप चैप्टर के नोट्स बना लीजिएगा। ये बॉइलिंग प्रोसेस दिखा रखा है, ये सब्लिमेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट। ये क्या होता है इसको समझेंगे।
थर्मोडायनेमिक्स में आ गया लेकिन वापस रिपीट है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। हीट से सब्सटेंस का स्टेट बदल जाना है, तो वह हीट जो स्टेट बदलती है उसे क्या बोलता है? लेटेंट हीट। ठीक है, 9th में पढ़ रखा है। ये दो तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यूनिट मास को कितनी हीट दी ताकि वो वेपर बन जाए, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यूनिट मास को कितनी हीट दी ताकि वो पिघल जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जैसे ये डाटा याद रखना है, आइस होती है 0 डिग्री पर, वो इतनी हीट लेती है तो वाटर में बदल जाती है, और लिक्विड वाटर इतनी हीट लेता है तो वो वेपर में बदल जाता है। तो दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो अब लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या हो गया? कितनी हीट ली यूनिट मास ने स्टेट बदलने के लिए। तो कहीं Q बराबर ml लिखें तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट ट्रांसफर। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। ठीक है, ये हीट ट्रांसफर है। अब मान लें कि अपने पास एक रॉड है, उसको यहां से गर्म कर रहे हैं, तो हीट ट्रांसफर हो रही है इधर। ये किस पे डिपेंड करेगी? इसके एरिया पर। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट लेगा ही। टेम्परेचर में डिफरेंस पर, अगर ये टेम्परेचर का इस पॉइंट और इस पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा है तो जल्दी से हीट ट्रेवल कर जाएगी। लेकिन हीट का ट्रेवल लेंथ के इन्वर्सली है, लेंथ ज़्यादा होगी तो समय लगेगा वहां तक हीट पहुंचने में। तो हीट का ट्रांसफर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, टेम्परेचर में डिफरेंस पर और लेंथ ऑफ रॉड पर डिपेंड करता है। प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट K आ जाता है। तो H इक्वल्स टू K A डेल्टा T बाय L। व्हाट इज H हियर? कितना अमाउंट में हीट ट्रांसफर हुई। ठीक है, अच्छा इस K को क्या बोलते हैं? इस K को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट। इसकी यूनिट अगर निकालनी हो अपन को तो कुछ नहीं करना है, इस K को यहीं रखो, L को इधर ले जाओ, A को नीचे ले आओ, डेल्टा T को नीचे ले आओ। अब यूनिट क्या बनाएंगे? हीट की जूल हो गई। ठीक है, डेल्टा T को नीचे ले आओ, लेंथ को नीचे ले आओ, देखो ये यूनिट बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं अपन। हीट का ट्रांसफर का मोड, एक होता है कंडक्शन। आपने एक रॉड को डायरेक्ट फ्लेम पे रख दी, अब हीट ट्रांसफर हो रही है तो इसे कंडक्शन। मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, फिर यहाँ के वाइब्रेट करना चालू कर देंगे, फिर यहाँ के, ऐसे हीट बचेगी। एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन होता है बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के हीट का ट्रांसफर। जैसे आग जला देते हैं और अपने दूर तक अपने तक गर्मी आ रही है, इसे बोलते हैं रेडिएशन। एक होता है कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है? ही हॉट पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसे कन्वेक्शन बोलते हैं। जैसे हवा, गर्म हवा है तो ऊपर उठती जाती है और ठंडी हवा नीचे आती जाती है, एयर का फ्लो होता है ना ऐसा। तो ऐसे मूवमेंट होना पार्टिकल्स का, इसे बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, देख लें यहां तक। चलिए अब अपन समझेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या लॉ दिया था उसने कूलिंग का? जैसे प्रेशर कुकर को लिया अपन ने और पानी, ठंडे पानी में उसको चालू कर दिया, गरम गरम प्रेशर कुकर, तो क्या होता है? ठंडा होता है। क्या होता है? लॉस होता है हीट का, माइनस DQ, लॉस ऑफ हीट विथ टाइम। समय के साथ हीट का लॉस होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन हॉट बॉडी एंड सराउंडिंग। ये अपने पास प्रेशर कुकर है, ये बहुत हॉट है, और ठंडा पानी डाल रहे हैं, वो बिल्कुल चिल्ड है, तो हीट का लॉस फटाफट होएगा कि नहीं होएगा? होएगा ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग पर डिपेंड है हीट का लॉस। ये न्यूटन का लॉ है कूलिंग का। वापस देख लें, माइनस मतलब लॉस ऑफ हीट विथ टाइम,
डिपेंड्स ऑन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। अब मैथमेटिकली इसको थोड़ा सॉल्व करें तो प्रोपोर्शनल आएंगे तो कांस्टेंट किया जाएगा, ठीक है। अभी डी क्यू को एम एस डी टी लिख सकते हैं, तो डी क्यू को क्या लिख दिया, एम एस डी टी, माइनस साइन है ऑलरेडी, डी ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। अब ये जो डी टी है इसके नीचे ले आओ टी टू माइनस टी वन, और के के साथ ले जाओ एम एस डी टी। ये छोटा के कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, एस कांस्टेंट, तो ये सब कांस्टेंट है तो किया जाएगा। तो ऐसे एक अपन ने मैथमेटिकल रिलेशन निकाल लिया न्यूटन के लॉ ऑफ कूलिंग से, ठीक है। दोनों जगह इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, इंटीग्रेशन अगर कर दें तो माइनस के टी, माइनस बी कॉन्स्टेंट के अंदर ही ले लें, के डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा के, और 1/x dx होता है log e बेस x, तो ये जो है log t2 माइनस t1। थर्मोडायनेमिक्स में पूरा सीखा है, ठीक है। ऐसे रिलेशंस भी निकाल सकते हैं आप, देख लीजिए अच्छे से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग इस माइनस डी क्यू बाई डी टी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कूलिंग। डिपेंड्स ऑन, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग, ठीक है। बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है कूलिंग। एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को। छोटा ही चैप्टर था ये। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हीट क्या है, एक एनर्जी है जिससे सेंसेशन होता है वार्मथ क्या, कोल्ड का। इसकी ऐसा यूनिट जूल है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन है। टेम्परेचर को मेजर थर्मामीटर से करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस को आइस पॉइंट बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस को स्टीम पॉइंट बोलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिविजन्स होते हैं। मरकरी जैसा लिक्विड भरते हैं थर्मामीटर में, क्योंकि वो उसकी वॉल से स्टिक नहीं होता, ग्लास की वॉल से ओपेक होता है, आराम से दिख जाएगा, शाइनिंग होता है, ठीक है। थर्मामीटर भी लेबोरेटरी और क्लिनिकल दो तरह के होते हैं, ऐसा आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। रिलेशन फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में आपने देखा, F-32/180 बराबर C/100 बराबर K-273/100। -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहां दोनों की रीडिंग बराबर है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन सीखी, PV इक्वल्स टू nRT, बॉयल्स लॉ, P इज इनवर्सली टू V। चार्ल्स लॉ क्या सीखा, वॉल्यूम टेम्परेचर की प्रोपोर्शनल है, और आइडियल गैस इक्वेशन सीख ही ली। ऐसा टेम्परेचर जहां गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। लेंथ से चीज फैलना, अच्छा, हीट के कारण एक्सपांड होना, इसे बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। लेंथ के कारण एक्सपेंड होने को लीनियर एक्सपेंशन, हीट से एरिया बढ़ना एरिया एक्सपेंशन, हीट से वॉल्यूम बढ़ना वॉल्यूम एक्सपेंशन। जो लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज है वो डिपेंड करता है डेल्टा टी पर। एरिया में जो फ्रैक्शनल चेंज है वो डिपेंड करता है डेल्टा टी पर। वॉल्यूम में जो फ्रैक्शनल चेंज है वो डिपेंड करता है डेल्टा टी पर। यहाँ प्रपोर्शन हटाने पे अल्फा आता है, यहाँ बीटा आता है, यहाँ गामा आता है। और तीनों में रिलेशन क्या होता है, अल्फा/1
इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय 3। ये वॉल्यूम का हो गया, ये एरिया का हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन क्या देखी थी, रेलवे लाइन बिछाते हैं तो गैप छोड़ते हैं ट्रैक में ताकि फैलने की जगह मिले। बॉटल का ढक्कन अगर टाइट हो जाता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कितनी हीट चाहिए यूनिट मास को यूनिट टेम्परेचर बढ़ने के लिए, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला क्या सीखा आपने, स्मॉल सी इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय एम डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं, इससे एम सी डेल्टा टी, ठीक है। और अगर यूनिट मोल की बात चले तो उसको कैपिटल सी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सीपी इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सब सीख लिया अपन ने। कैलोरीमेट्री, मेजरमेंट ऑफ हीट, हीट को मेजर करने की डिवाइस का नाम कैलोरीमीटर। 1 कैलोरी में होते हैं 4.2 जूल, ये ध्यान रखना है। ये सारा आपको लेटेस्ट 2020-21 बोर्ड के जो सिलेबस गाइडलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जो भी लेटेस्ट आपको गाइडलाइन दी गई है, बहुत सारी चीजें डिलीट भी हुई है, तो जो लेटेस्ट सिलेबस बोर्ड की तरफ से दिया गया है, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दिया है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर लेक्चर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में। हो सकता है कि आप बुक खोल के देखें तो कोई पॉइंट ना नजर आए, वो इसलिए हो सकता है कि सीबीएसई ने वो डिलीट कर दिया है इस साल के सिलेबस से। तो आपको इन लेक्चर पे फोकस करना है, ये बिल्कुल लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। कैलोरीमीटर आपको बता ही दिया था। स्टेट बदलती है किसके कारण, हीट के कारण और प्रेशर के कारण, ये बता दिया था। स्कैटिंग पॉसिबल है क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है तो आइस पिघल के वाटर बनती है विच एक्ट एज लुब्रिकेंट, और जब स्कैट आगे से हटता है तो वो पिघला हुआ पानी वापस सराउंडिंग की कंडीशन से जम जाता है। दिस रीफ्रीजिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रिजिलेशन। फिर ये की पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पहाड़ों पे जाते हैं माउंटेन पर, तो वहां पर प्रेशर कुकर में ही खाना बनाना पड़ता है, खुले में बनाएंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ 100 डिग्री पे पानी नहीं उबलता, वहाँ एयर प्रेशर कम है, तो कम प्रेशर पर ही पानी उबल जाता है। बॉइलिंग के लिए क्या कंडीशन बताई थी, वेपर का प्रेशर और एयर का प्रेशर बैलेंस होगा तभी बॉइलिंग होगी। तो वहाँ एयर का प्रेशर कम, तो वेपर प्रेशर भी कम लगाना पड़ेगा, मतलब कम हीट देनी पड़ेगी, मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट। सब्लिमेशन, सॉलिड का डायरेक्ट वेपर में बदलना। लेटेंट हीट, फॉर्मूला याद रखना है, Q बाय M, यूनिट मास कितनी हीट लेगा स्टेट बदलने के लिए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में भी आया था ये चैप्टर, रिपीट। हाँ, हीट ट्रांसफर किस पे डिपेंड करता है, रॉड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, रॉड की लेंथ पर, टेम्परेचर के डिफरेंस पर। प्रपोर्शनेट आने पर K कांस्टेंट आ जाता है, यूनिट आप निकाल सकते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा है तो हीट का लॉस जल्दी हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ तक आप नोट्स बना लीजिएगा अपने, आपको पीडीएफ दे रखा है, उससे देख के पूरे नोट्स बना लें, लेक्चर्स को बार बार देखें और पूरा मेमोराइज कर लें। गुड बाय।